So good morning to all of you. इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट आयन। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैं पूरे इसके सिंथेसिस पोर्शन को कवर कर चुका हूं कि मेटल कार्बोनाइलेट होता क्या है और मेटल कार्बोनाइलेट का जो है कैसे उसको सिंथेसाइज किया जाता है, कौन कौन से रूट से ये बनते हैं। ये इनका जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है या सिंथेटिक एप्लीकेशन है इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मेटल कार्बोनाइलेट आयन जो होते हैं बहुत सारे आपके जो है सिंथेटिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। इनसे डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉम्प्लेक्सेस जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो इससे पहले हमको जब इसकी रिएक्शन की बात करेंगे तो हमको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि एक्चुअली मेटल कार्बोनाइलेट होता क्या है और मेटल कार्बोनाइलेट दिखता कैसे, दैट इज किसके पास कौन सी चार्जेस वगैरह होती हैं, क्या उनका एनवायरनमेंट होता है, तो उनका नेचर कैसे होगा। तो अगर इसमें हम अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले इसके रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले हमको इसके प्रॉपर्टीज पर बात करनी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनाइलेट होता क्या है। तो सबको पता है कि मेटल कार्बोनाइलेट जो है उसमें जो है आपका मेटल के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनाइलेट आयन। अब बताइए आप कि अगर किसी मेटल में या कहीं भी निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज अगर होगा तो वहां पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्या, क्योंकि निगेटिव चार्ज दैट इज निगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपका क्या हो जाएगी, एक सेकेंड ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी हाई होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी दैट इज इसको आपका न्यूक्लियस चाहिए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर देता है। और मेटल के ऊपर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है मेटल कार्बोनाइलेट में, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, दैट इज ये जो है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना था कि मेटल कार्बोनाइलेट का नेचर क्या होता है, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो डिफरेंट ऑफ रिएक्शन ये शो कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो कर सकता है। अगर ये आपका जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो कर सकता है। तो हमको उन्हीं सबको पढ़ना है कि एक कौन कौन से रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो देखिए मेटल जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्ट कर सकता है और आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। अब हमको ये देखना है कि इनका नेचर कैसे होता है और इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कार्बोनाइलेट आयंस में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को तो हम बात कर लिए, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो सिंपल सी बात है ये अपना लोन पेयर, ये अगर आप लोन पेयर ना लें, अगर इलेक्ट्रोमाइनस चार्ज है इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बोले तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर ये डोनेट कर रहा है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है बेसिक इन नेचर। आवाज हाँ सर, अभी अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। यस सर। तो ये जो है आपका बेसिक नेचर शो करता है और बेसिक नेचर शो करने के कारण, ठीक है एक सेकंड ना, माइक थोड़ा सा खोल। हाँ, बेसिक नेचर ये शो कर रहा है। सिंपल सी बात है, सबको समझ आ गया होगा कि कार्बोनाइलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसमें जो है बेसिक नेचर होती है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब हमको ये पूछ सकता है वो कि कौन सा जो आपका मेटल कार्बोनाइलेट आयन है आपका जो है ज्यादा रिएक्शन करेगा या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो है बेसिक नेचर अगर ये शो कर रहा है
तो अगर मैं बेसिक नेचर को इंक्रीज कर दूं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, और बेसिक नेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है घट जाएगा। तो हमको इन्हीं सब के ऊपर बात करना है कि कब जो है उसका जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और कब कम होगा। तो ऑब्वियसली बेसिसिटी आप बढ़ा दीजिए, रिएक्शन बढ़ जाएगा, बेसिसिटी कम कर दीजिए, रिएक्शन कम हो जाएगा। तो हम सबको पता होगा कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में तो वहां पर जो है उसकी बेसिसिटी जो है क्या होती है, देखिए इंक्रीज होती है। और वो इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर आते हैं तो साइज जो है बढ़ता है, और साइज बढ़ता है दैट इज वो जो लास्ट उसके वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसका जो है आपका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ वो कम हो जाता है। दैट इज ये जो आपके बड़े साइज वाले ग्रुप के मेंबर होंगे वो आपका जो है इजिली अवेलेबल रखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिससे वो रिएक्शन करके आपका फर्दर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए। और सिंपल सी बात है, अगर वो छोटी सी अगर साइज है उसका तो उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो टाइटली बॉन्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, और टाइटली बॉन्ड होगा तो आसानी से वो जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बेसिसिटी को देखिए इंक्रीज होना बताया गया, बेसिसिटी इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, दैट इज जब नीचे आते हैं आप तो वहां पर बेसिसिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप दैट इज नीचे आने पर किसी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस टाइटली बॉन्ड, दैट इज वीक बॉन्डेड होते हैं, और अगर वीक बॉन्डेड है तो द कार्बोनाइलेट आयंस डोनेट इलेक्ट्रॉन्स रेडली, दैट इज जब कम अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, साइज बड़ी होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करा सकते हैं रिएक्शन में। तो ये तो बात हुई इसके नेचर की, कब ये हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की तरफ बिहेव करेगा और कब कम। अब बात करते हैं कि कौन से वो और इफेक्ट हैं इन ग्रुप की, अगर बात को छोड़ दें तो और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके बेसिक नेचर को इफेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर बताइए यहाँ पर कोई मेटल है उसमें एक में निगेटिव चार्ज ज्यादा है और एक में आपका कम है, तो भाई ज्यादा निगेटिव चार्ज दैट इज उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, और ज्यादा निगेटिव चार्ज मतलब वहां पर उसका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण अब आसानी से वो जो है आपका उस इलेक्ट्रॉन पेयर को इन्वॉल्व कर सकता है रिएक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी बेसिसिटी जो है ज्यादा होगी। ऑब्वियसली मोर दी नेगेटिव चार्ज दैट इज बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर को मेंशन किया है, ये मैग्नीज है, ये MnTC और मन तकरे वाला दैट इज मैग्नीज ग्रुप का आपका ये मेंबर है। तो अल्टीमेटली सबके ऊपर सेम चार्जेस हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेम नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड है। तो वेरिएशन किस में है? वेरिएशन है मेटल्स में, और मेटल्स एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जो है बढ़ता है, और साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इजिली अवेलेबल होता है रिएक्शन के लिए। तो इनका अगर आपको बेसिक नेचर पूछता है तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद इसका, फिर इसका। तो ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर में अरेंज्ड हैं। वैसे ही अगर बात करें किसी दूसरे एग्जांपल की तो ध्यान देना, यहाँ पर हम क्रोमियम वाले ग्रुप का यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये जो है आपका क्रोमियम का देखिए एक Cp सभी में है और 3 कार्बोनिल है। तो यहाँ पर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में दैट इज क्रोमियम वाले जो ग्रुप है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से उसकी बेसिक नेचर जो है हाई हो जाती है। दैट इज यहाँ पर टंगस्टन वाले का सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा एज कंपेयर टू मोलिब्डेनम, एंड मोलिब्डेनम हैज मोर बेसिक नेचर देन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये समझ आया क्या कि बेसिक नेचर कैसे बढ़ रहा है? ऑब्वियसली साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज बढ़ा बेसिक नेचर बढ़ गया। क्लियर है?
यस सर। सर हाँ हाँ। सर जैसे कि अगर एक ही ग्रुप के जैसे कि मैग्नीज है और आपने अप टू डाउन बताया अभी, हम्म। और अगर यहाँ से हम लोग अगर जैसे कि स्कैडियम टाइटेनियम और हम्म। स्कैडियम टाइटेनियम हम्म वेनेडियम अगर ले ले सर, हम्म। तो उनका बेसिक नेचर कैसे पता करेंगे सर? देखो, तो आप जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जनरली जो है जेड इफेक्टिव जो है बढ़ता है। जेड यस सर। इफेक्टिव जो है बढ़ता है। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेंगे तो आपका जो है सेम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स जंप करने के कारण वहां पर जो है ये आपका साइज छोटे होते जाता है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज एकदम और छोटे होते जाता है। दैट इज वो जो आपके माइनस चार्ज है वो और टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो कम अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में आपका जो है जो लेफ्ट साइड वाले होंगे वो ज्यादा आपके क्या होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ज्यादा आपके जो है बेसिक नेचर को शो करेंगे। तो ये तो आपका होता है पीरियड्स वाला, और ये होता है आपका ग्रुप वाला। अब एक्चुअली होता क्या है, आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जब उसकी हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो इनमें थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो होता है। पहले क्या होता है कि ये इनका साइज जो है ऐसे डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे कांस्टेंट वाला हो जाता है, फिर ऐसे इंक्रीज होना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें स्केडियम की तो स्केडियम, फिर टाइटेनियम, ये फिर वेनेडियम। तो जैसे ये मैग्नीज वैग्नीज आता है ना, मैग्नीज, आयरन और आपका ये जो कोबाल्ट, तो इनका जो है ना आपका जो साइज है वो अल्टीमेटली ना लगभग सेम टाइप का कांस्टेंट टाइप का हो जाता है। फिर जैसे ही निकिल वगैरह आता है, निकिल जिंक, तो उसका जो है साइज फिर बढ़ना चालू हो जाता है। तो इनमें थोड़ा सा ना एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। ये जैसे जनरल और ट्रेंड होता है आपका, जैसे कि बात करें कि लेफ्ट टू राइट अगर हम कार्बन से पीरियड की बात करें तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे साइज तो छोटा होता जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना छोटा साइज उतना अच्छा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है लास्ट वाला उसका न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अवेलेबल नहीं है इंटरेक्शन के लिए, और आप ये बोल सकते हैं कम अवेलेबल है एज कम्पेयर टू अदर। और वही कॉन्सेप्ट जब ऊपर सर से नीचे, हाँ, वही कॉन्सेप्ट सर जब, इसमें हाँ, सारे जैसे जैसे सर इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है बढ़ते जा रहा है सर, सभी में तो जो भी है इलेक्ट्रॉन जो है वो डी 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 सेल में ही आते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, डी सेल में ही आएंगे ना सर। इलेक्ट्रॉन जो है, हाँ ऑब्वियसली। तो सर फिर और कैसे साइज इसका बड़ा होते जाएगा? देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जो डी और एफ जो होते हैं ना, इन ऑर्बिटल का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो जैसे एस और पी ऑर्बिटल के लोग जो जितना इफेक्ट आपका मेंशन करते हैं उतना आपका जो है शिल्डिंग इफेक्ट डी और एफ ऑर्बिटल के लोगों में नहीं पाया जाता। और वही बात तो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो जनरल ट्रेंड ये होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है। तो अच्छा। हाँ, तो ये आपका डी और एफ का जो है शिल्डिंग इफेक्ट में वेरिएशन पाए पाए जाने के कारण या वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण जो है ये नॉर्मल कंडीशन आपका पाया जाता है। ठीक सर है। और अगर जैसे कि यहाँ पे जो लिगेंड है हम्म। वो जैसे कि यहाँ पे सेम नंबर पे है, और हाँ। अगर नंबर जैसे कि मैग्नीस में अगर 6 है और टेक्नीशियम में 5 की जगह उसमें 4 ला लिए, तो अगर ऐसे होते जाएगा सर, और वो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज के बेस पे अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो? ना, देखो, एक्चुअल में ये आपका जो बेसिक नेचर है ये इसके ऊपर जो है ना चार्ज वार्ज ये सब के कारण नहीं हो रहा है। चार्ज तो सभी में मेटल कार्बोनाइलेट्स मतलब एक निगेटिव चार्ज तो कम से कम तो होगा ही सब में। ठीक है। यस सर। अब होता क्या है इसमें, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल का बेसिक नेचर। अब मेटल का बेसिक नेचर इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी अच्छी है। अब जैसे कि कोई लिगेंड है, वो लिगेंड जो है क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका बेसिक नेचर बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक लिगेंड में जो है वो बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है। तो बैक बॉन्डिंग मतलब वो तो पहले से उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है मेटल के, तो वहां पर तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो बेचारा कहाँ से अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा? क्यों? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए,
और उसको तो ऑलरेडी उसके घर के जो लिगेंड हैं उन्हीं लोग आपका क्या कर रहे हैं, बांध के रख लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है यहाँ पर कि मेन आपका जो मेजर कॉन्सेप्ट है कि मेटल अगर बेसिक नेचर शो कर रहा है तो आपको सिर्फ ये चेक करो कि मेटल के पास और किस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं वेरिएशन साइज में क्यों किया, क्योंकि एक सेम आपके चार्ज हैं, सभी में सेम आपके लिगेंड हैं, तो वेरिएशन किस में है, मेटल में, तो इफेक्ट किसका पड़ रहा होगा, मेटल का। लेकिन अगर मेटल को हम कांस्टेंट कर दें, चार्ज को कांस्टेंट कर दें और हम लिगेंड में वेरिएशन कर दें, तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि कौन से लिगेंड का मेटल के ऊपर कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर बढ़ जाए और उसकी जो है बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाए। आगे मैं उसको शायद डिस्कस एक आध स्लाइड में होगा भी वो कॉन्सेप्ट। ओके सर, ठीक है, चलिए तो देखिए बेसिक कैरेक्टर में है और आगे हाँ ये आ भी गया कि अगर देखो आपका CO जुड़ा है, इफ बिसाइड CO अदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लाइक PF3 N2 NO एटसेट्रा, दैट इज जो बैकबॉन्डिंग आपको शो करते हैं, वो अगर आपके लिगेंड और जुड़े हुए मेटल से, then they will withdraw some of electron density from metal and decrease the electron density on metal, thus will decrease basicity of the carbonyl ion। देखो यही मैं बता रहा था कि अगर कार्बोनिल तो ठीक है जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बोनिल के अलावा आपका और भी जो आपके बैकबॉन्डिंग करते हैं जैसे NO हो गया, N2 हो गया, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको ये खुद आपका बैकबॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर के और खींच रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में तो मेटल के पास जो है बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो कहां से ये अच्छे से ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग दैट इज गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट। और अगर ऐसे ही अगर मैं ये बोल दूं कि जो सिर्फ सिग्मा डोनेशन करे बेचारा पाई बॉन्ड कर या पाई जो बैक बॉन्डिंग है वो ना कर पाए, तो वो तो सिर्फ मेटल के इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, लेने का काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उसकी बेसिक नेचर जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए वही बात यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ कि जैसे कि कोई सिर्फ सिग्मा डोनेटिंग लिगेंड जैसे कि NH3 RNH2 पायराडीन साइक्लोपेंटेडाइनिन, मतलब जिनमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती या वीक बैक बॉन्डिंग पाई जाती है, अगर मेटल के साथ ये जुड़े हों देन ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बेसिसिटी ऑफ कार्बोनाइलेट आयन। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि बेसिक नेचर जो है कार्बोनाइलेट आयन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा डोनेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा डोनेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, सिग्मा डोनर लिगेंड ऐसे बोल सकते हैं, सिग्मा डोनेशन पावर ऑफ लिगेंड। और आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। समझ आया क्या? ठीक है, माउस में थोड़ा सा लिखते नहीं बनता, जल्दी से कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन खोले और एक राइटिंग पैड आपके लिए अरेंज करें, फिर अच्छा और हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये समझ आया क्या भाई? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो आपके लिए एक एग्जांपल है, चलो यहाँ पर अब आप बताएंगे कि मैं किसके बेसिक नेचर को यहाँ पर ज्यादा बोलूंगा। दोनों टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर किसमें वेरिएशन है, क्या इफेक्ट काम कर रहा होगा। यहाँ पर तो मैंने कोई चार्ज भी मेंशन नहीं किए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक नेचर पूछ रहा हूँ कि किसका जो है बेसिक नेचर ज्यादा होगा दूसरे से। ए वाले का सर। किसका? पहले का। यस सर। ट्रायल्किन फॉस्फेट के। अच्छा, पहले वाले का जो है ज्यादा बेसिक नेचर होगा दूसरे वाले से कंपैरेटिव सेकंड। सभी सही हो रहे हैं क्या भाई? सभी लोग एग्री करते हैं क्या? यस सर। ठीक,
तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो है आपका एक ट्राई एल्किल फास्फीन है और आपका जो है यहाँ पर सीओ लिगेंड, तो ऑब्वियसली भाई सीओ का जो पाई एक्सेप्टिंग पावर है या जो आपका बैक बॉन्डिंग पावर है वो फार फार ग्रेटर देन है आपका PR3 से। तो यहाँ पर ये जो है बैक बॉन्डिंग कम हुआ, और बैक बॉन्डिंग जो है आपका अगर कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस मेटल के। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा एज कंपेयर टू सेकेंड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, चूंकि मेटल कार्बोनाइलेट जो है क्या करता है, न्यूक्लियोफाइलिक नेचर शो करता है, तो यहाँ पर इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दैट इज ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, या आप ये बोल सकते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर के कारण जो है रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसके कारण इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए, अगर आप हम ये बोलें कि एज न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइलेट आयन अटैक्स readily on the positive center of organic halogen compound to give alkyl, aryl and acyl complex. Alternatively, this reaction may be viewed as electrophilic attack on metal. चलो, तो होता कुछ नहीं है, मेटल का जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी होता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, तो वहां पर इनके बीच इंटरेक्शन हो जाता है, और जो रिएक्शन होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और जनरली होता क्या है कि उस मेटल के पास या उस मेटल के ऊपर माइनस चार्ज होने के कारण कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वहां पर उसका अटैक होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि MCO5 कौन बनाते हैं, MCO5 माइनस कौन होते हैं, वो मेटल जिनमें MCO5 बनाने की CO5 माइनस बनाने की टेंडेंसी होती है। मैग्नीज, TC, RE, मतलब मन तक रे वाला जो मैग्नीज वाला जो ग्रुप है उनके पास इस फॉर्म का आपका जो है मेटल कार्बोनाइलेट बनाने की टेंडेंसी होती है। इसमें जो है मेटल के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और आपको पता होगा कि मेथाइल आयोडाइड है, तो ऑब्वियसली आयोडीन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई होने के कारण इसमें जो है पार्शियली नेगेटिव और इसमें जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट इज मेथाइल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड मेटल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। देन आपका जो मेथाइल है वो अटैक कर जाता है आपके मेटल के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर, और ऑब्वियसली जब यहाँ पर ये Ame प्लस के फॉर्म में जब जुड़ जाएगा तो ये माइनस चार्ज वहां पर खत्म हो जाएगा और आयोडीन जो है आयोडाइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए Ame जो है आपका सीधा अब जुड़ गया किसके साथ, मेटल के साथ। तो अगर हम बात करें इस पूरे रिएक्शन को देखेंगे तो आयोडीन का जो है जगह कौन ले लिया, ये मेटल का कॉम्प्लेक्स इस आयोडीन का जगह ले लिया। दैट इज एक न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? वैसे ही अगर बात करें कि यहाँ पर इसी मेटल कार्बोनाइलेट का एक दूसरे एसाइल हाइलाइट या आप ये बोल सकते एसिड हाइलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर कौन बताएगा कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो मैं ही बता देता हूँ, वो कठिन है। यहाँ पर मेटल कार्बोनाइलेट में मेटल जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होता है। कार्बोनिल का कार्बन। तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, कुछ टाइम में मैं बहुत जल्दी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वहां पर ये कार्बोनिल का बहुत सारा रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा तंग जो है यही कार्बोनिल ही करता है। बहुत सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिडक्शन करता है तो कभी और कुछ बनाता है, तो कभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये कार्बोनिल का कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा
मेटल के माइनस आयन पर, तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन जो है आपका हाइलाइट फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये माइनस के जगह में किसको जोड़ना है, जो आपका एक रिएक्टेंट जो आपके साथ जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को आपको निकाल करके इस मेटल में जोड़ देना है। तो ये तो बात हुई एल्काइल जुड़ा है तो एल्काइल कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब अगर यहीं पर एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, अगर RCO जुड़ेगा तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर एसाइल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ऑब्वियसली RCO जो है जुड़ जाएगा आपके मेटल के साथ। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर काउंट करते हैं तो अच्छे से आप काउंट कर लेना, दोनों जो है यहाँ पर 18 फॉलो करेंगे, ये भी 18 फॉलो करेगा और ये भी 18 फॉलो करेगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो हाइलाइट फॉर्म में रिमूव हो गया। वैसे अगर बात करें किसी दूसरे रिएक्शन की तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक डबल बॉन्डेड ब्रोमीन है। यहाँ पर एक इसको क्या बोलते हैं, विनाइल ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड, कैसे भाई, एलाइलिक विनाइलिक जानते हो कि नहीं, एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, ठीक है। यस यस। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर ये भी तो यहाँ पर ब्रोमीन के पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, दैट इज यहाँ पर एक पोलर बॉन्ड है। और पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस कार्बोनाइलेट आयन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर इस पे अपने बॉन्डिंग करने के लिए। तो इसको सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोवाइड करा दो जो यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये माइनस के जगह पर इसके इलेक्ट्रोफिलिक जोन को आप यहाँ पर निकाल करके इससे जोड़ दीजिए। ऑब्वियसली इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको eta1 से जोड़ देना, क्यों, क्योंकि ये जो है eta1 और eta3 दो तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगर ऐसा करने से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर सिर्फ ब्रोमीन अगर रिलीज होता है तो eta1 से इलाइल जोन में आप इलाइल साइड से वो जुड़ जाता है। लेकिन यही इलाइल जो है जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, थर्मल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इस रिएक्शन को मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर ये एक CO जो थर्मल कंडीशन में आपका जब चेंज होता है, रिएक्शन होता है, तो वहां पर ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी। तो वहां पर होता क्या है कि ये CO एक CO निकल जाता है, और वो एक CO इसलिए निकलता है क्योंकि यहाँ पर eta1 से ये जो है eta3 में जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा था भाई, इसका लिंकेज मेटल के साथ ऐसा था। ठीक है भाई, ये जो आपका 1 2 और यहाँ पर ये तीसरा कार्बन, और ये तीसरे कार्बन से ये eta1 पोजीशन से मेटल जुड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर ये eta3 से जुड़ गया। ऑब्वियसली एक के जगह में 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हुआ तो एक CO बाहर करो, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। समझ आया क्या ये इसके साथ रिएक्शन? यस सर। देखिए अब आगे क्या होता है, अब यहाँ पर ये जो है MeCO5 इसी कार्बोनाइलेट आयन का हम रिएक्शन कराते हैं ट्राईमेथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कौन जुड़ेगा, कौन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, किसको जोड़ोगे आप? ट्राईमेथाइल सिलाइल, हाँ मतलब किसको बाहर करेंगे आप बताओ इसमें से? क्लोरीन। क्लोरीन सब लोग? यस, ऑब्वियसली ये क्या है एक्चुअल में, ये यही तो है सिलिकॉन, और ये क्लोराइड, और ये आपके 3 मेथाइल। तो सबको समझना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्लोरीन बाहर जाता है और सिलिकॉन जो है आपका मेटल के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्राईमेथाइल सिलिकॉन जो है यहाँ पर eta1 से या एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन से यहाँ पर न्यूट्रल एटम मेथड में जुड़ जाएगा।
18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आपको फॉलो होने चाहिए। और 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने के लिए कौन बताएगा कि मेटल यहाँ पर क्या होने चाहिए? तो पहले ही हम बता चुके हैं कि मैग्नीज, MnTc और Re ये आपके हो सकते हैं। अब ये पूछेगा कि 3D सीरीज का बताओ, 4D सीरीज का बताओ, 5D सीरीज का बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं कि ये मेरे रिएक्शंस हो रहे हैं और ये मेरे रिएक्शंस होंगे, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद वो ये पूछ देगा कि उस प्रोडक्ट में जो मेटल होगा वो अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN को अगर वो फॉलो करता है तो कौन सा मेटल होगा, ये बताओ। क्लियर है? तो आपका मेटल यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? मेटल इज इक्वल टू मैग्नीज, ये टी है, ये है ना, TC है ना, ठीक है, मन तक रे। ओके, मन तक ही रखना है, ठीक है। चलो हाँ, आगे बात करते हैं इसमें। और देखिए यहाँ पर रिएक्शन मैग्नीज के कार्बोनिलेट आयन का, यहाँ पर अगर आपका ये रिएजेंट हो तो यहाँ पर कैसे होगा भाई, किसको जोड़ोगे आप? तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन जो है पार्सली पॉजिटिव चार्ज फील करेगा और आपका जो है यहाँ पर फ्लोरीन में तीनों में इसका माइनस आई वर्क करेगा और माइनस आई के कारण उसका जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका वो हो जाता है। दैट इज आपको फ्लोरीन जोड़ना था कि आयोडीन जोड़ना था? तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आयोडीन जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण अपना इलेक्ट्रॉन इधर आपका जो है प्रोवाइड कराने लग जाता है, जिसके कारण आयोडीन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर मैग्नीज के साथ आयोडीन जुड़ जाता है। आपका ये शहर में क्वेश्चन बना है कि आपको 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दिया था और वहां से एमआई को रिएक्शन कराया था, बताना था कि एमआई जो है इसके साथ किस पोजीशन में और कैसे जुड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक तरफ आई तो एक तरफ एमआई ऐसे जुड़ता है, लेकिन वो कैसे जुड़ेगा ये रिएक्शन आपको बाद में जब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन, एलिमिनेशन, इंसर्शन ये सब की बात करेंगे तो वहां पर यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो समझ आया क्या आपको कि कई लोग क्या करते, अरे यहाँ पर एक फ्लोरीन को हटाओ, फ्लोरीन माइनस में हट जाएगा और फ्लोरीन माइनस में हटेगा तो कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और उस प्लस को क्या करो यहाँ पर मैग्नीज में जोड़ो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये कार्बन वाला जो है पूरा जो आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन जो है माइनस में जाके टूटेगा और यहाँ पर आयोडीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दैट इज पॉजिटिव चार्ज लेकर के यहाँ पर किस पर अटैक करेगा, वो मैग्नीज दैट इज मेटल कार्बोनाइलेट आयन के ऊपर जो माइनस चार्ज है यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर CF3 माइनस रिमूव हो गया और आयोडीन इसके साथ जुड़ गया। इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना, ये पक्का किसी दिन आएगा ये, ठीक है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसके क्वेश्चंस में आने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। वैसे ही और एक रिएक्शन की बात करते हैं, कोबाल्ट के रिएक्शन की बात करते हैं। तो आप सब समझ गए कि अब कुछ नहीं करना है, कोबाल्ट के ऊपर अगर मेटल कार्बोनाइलेट में एक माइनस चार्ज है तो वहां पर ये आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का आइसोप्रोपाइल जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो आपका रिप्लेस कर देगा इस माइनस चार्ज को। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका मेटल कार्बोनाइलेट है इस न्यूक्लियोफाइल को ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देगा, आइसोप्रोपाइल कोबाल्ट से डायरेक्ट बॉन्डिंग कर लेगा। वैसे ही अगर हम बात करें तो ब्रिजिंग एल्काइल कॉम्प्लेक्स भी आपका प्रिपेयर होता है इस मेथड से। और अब हमको ये ध्यान देना है कि कैसे ब्रिजिंग बनेगा। तो क्या बात है ब्रिजिंग का, दो आपका कोई एक पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट अगर वहां पर आता है तो वहां पर जो है कोई ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हम प्रोवाइड करा देंगे जो दो तरफ से बॉन्ड बनाता है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल में बताऊं तो ये देखो यहाँ पर Fe2CO8 2 माइनस है, तो सिंपल सी बात है एक Fe में एक माइनस, दूसरे Fe में एक माइनस। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर ये रिएजेंट लिए हैं तो ये CH2I2, इसको मैं कभी बताऊंगा आपको कि ये कार्बिन कैसे बनाता है,
लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो यहाँ पर दो आयोडीन जब यहाँ पर रिमूव हो जाएगा अपने आयोडाइड फॉर्म में, तो आयोडाइड फॉर्म में दो रिमूव होने के कारण CO2 में अगर 2+ आता है तो एक तरफ वो एक आयरन से और दूसरी तरफ से दूसरे आयरन से जुड़ सकता है। तो देखो यहाँ पर ये इस Fe के माइनस आयन से एक प्लस जुड़ गया और दूसरा प्लस जो है इस Fe के माइनस आयन से जुड़ गया। दैट इज एक ब्रिजिंग एल्काइल कॉम्प्लेक्स भी इस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है, विच आल्सो फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक अभी तक क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक की। तो ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल अटैक इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन मेटल्स, दैट इज देखो यहाँ पर ये आपका MnCO5 माइनस है और यहाँ पर MnCO5Br में ये जो है आपका एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है फर्दर इसके ऊपर ये अटैक करता है और कुछ नहीं, आपका ये जो है डाइमर बना लेगा। दैट इज ब्रोमीन को आपका जो है ब्रोमाइड फॉर्म में आफ्टर वो अटैक ये जो है रिमूव कर देता है और मोनोमर से डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहलाता है। पहले आपका क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, देन आपका पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस और आपका मोनोमर से डाइमर कन्वर्ट हो गया। और जैसे ये बॉन्डिंग बनेगा तो ऑब्वियसली वहां पर इसकी जो है 18 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्सेप्ट वहां पर लॉस हो जाएगी और अपने 18 इलेक्ट्रॉन को फिर से गेन करने के लिए ये जो ब्रोमीन को है ब्रोमाइड के फॉर्म में क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। सॉरी, वैसे ही अगर आप देखें तो ये जो आपके डाइमर आपके जो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइलेट होते हैं वो आपका यूज्ड होते हैं मेटल कार्बोनिल हाइलाइड और मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड की प्रिपरेशन में। ये मेथड मैं आपको जनरली डिस्कस करने जा रहा था जब मैं आपको मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके प्रिपरेशन में कि मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड होता क्या है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो हम अगर बात करें तो मेटल जब Mn2CO10 बनता है तो इसमें मैग्नीज और मैग्नीज के बीच एक मेटल मेटल बॉन्ड आपको ऑब्जर्व होता होगा। तो वहां पर वो मेटल मेटल बॉन्ड जब होमोलिटिक क्लीवेज कर लेता है तो देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई X2 यहाँ पर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो आपको करना कुछ नहीं है, एक यहाँ पर ये जो है जितने भी आपके इस Mn2CO10 में आपको दोनों Mn के बराबर बराबर आपको क्या करना है? कार्बोनिल को बांट देना है और बराबर बराबर आप कार्बोनिल को बांटेंगे तो फर्दर जब आप इसके किसी हाइलाइड या हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो वहां पर क्या होता है? एक एक को इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऑब्वियसली सबसे पहले मेटल कार्बोनाइलेट बनेगा और वहां पर फिर ये जो है आपके इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करने के लिए आपका ये जो है हाइड्राइड या हाइलाइड जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये MnCO5X और X क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये क्लोरीन ब्रोमीन या फिर हाइड्रोजन हो सकता है, जहाँ पर देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या फिर हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा तो उसी को ही बोलते हैं मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है माइनस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दैट इज मोनो इलेक्ट्रॉन डोनर या यूनि इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है न्यूट्रल एटम मेथड में, और वो तभी पॉसिबल है न्यूट्रल एटम मेथड में जब हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज हो। वैसे ही कार्बोनाइलेट आयंस आर हाईली रिएक्टिव एंड आर एबल टू रिड्यूस CO2। CO2 में भी तो हम पढ़ते हैं कि कार्बन तो ही तो प्रेजेंट है CO2 में, और CO2 में जब कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी तो अटैक कर सकता है, और जब ये अटैक करता है तो आपका जो है CO को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। दैट इज ये MCO5 2- जो है
आपका MCO6 में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका CO2 के कारण, CO2 के साथ भी इसका रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए, जहां पर M क्या होगा, क्रोमियम और मोलिब्डेनम। अब बात करते हैं मेन पोर्शन की। तो हम कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, अब हम इसको अप्लाई करते हैं रिएक्शंस में। और इनका जो आपका रिएक्शन मेटल कार्बोनाइलेट होता है, उनका सिंथेटिक एप्लीकेशन काफी ज्यादा होता है। इनके थ्रू बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट, जिसे हम कॉल्मन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं कि उनके कौन कौन से सिंथेटिक एप्लीकेशन हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज पूछूंगा कि कॉल्मन्स रिएजेंट हम पहले डिस्कस किए थे, तो कॉल्मन्स रिएजेंट क्या था? सर आयरन का कॉम्प्लेक्स था FeCO4 माइनस 2 FeCO4 2 माइनस। वेरी गुड। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मेटल कार्बोनाइलेट आयन है। और वो मेटल कार्बोनाइलेट आयन जो है वो कॉल्मन रिएजेंट कहलाता है, जब वहां पर मेटल के फॉर्म में आयरन प्रेजेंट हो 2- ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उसका हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर ये RX के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन बताएगा कि क्या बनने वाला है? क्या बनेगा? सर अल्कोहल। अल्कोहल? अरे अभी पढ़ के आए दिस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड इन्वॉल्व इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे R जो है को बढ़ अटैक जाएगा करेगा, आयरन से, कहाँ से अल्कोहल अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखो, ये RFeCO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया। और ये क्यों हुआ? इतना सारा हम रिएक्शन पढ़े कि ये जो है न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर रखता है, और इस न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर के कारण ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और ये RX के साथ मैं इस रिएक्शन को एज मैं पीछे पढ़ाया हूँ, आयरन के साथ मैं पढ़ा करके Mn से पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया तो हूँ। करना क्या है आपको, सिर्फ जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है उसको ऐड कर देना उस मेटल कार्बोनाइलेट से। अब एक Ra इसमें ऐड हुआ है तो 2- है, तो 1- कम हो गया, 1- अभी भी है। ध्यान ये रखना है कि ये 18 अगर फॉलो करता है, ये भी 18 फॉलो ही करेगा। समझ आया? और R क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप। वैसे ही अभी भी ये जो है, हाँ कुछ बोल रहे कोई? सर अगर इसमें डाइसोडियम जो है अगर ऐड हो। किसमें डाइसोडियम? सर जो कॉल्मन्स रिएजेंट है, हाँ हाँ, अगर उसमें अच्छा जैसे ये ऐसे डाइसोडियम, हाँ तो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? सर हाँ, यानी तो वो ये जो है माइनस चार्ज जो है वो पहले से यहाँ पे से सोडियम इसको रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। दिस ओनली प्रेजेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये उसको सेटिस्फाई कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि ये जो आपका FeCO4 के ऊपर जो माइनस चार्ज है, उसको ये सिर्फ जो है उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण वहां पर प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि सर NaCl है, तो NaCl में तो ये NaCl रिएक्शन क्यों करता है भाई? तो आप कोई बोलता है कि नहीं, क्लोराइड में माइनस रहता है और सोडियम में प्लस रहता है, इसलिए रिएक्शन करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये NaCl था तो ये तो बढ़िया से जुड़ा था, तो क्यों दूसरे के साथ जुड़ रहा है? तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो है आयनिक सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको किसी सॉल्वेंट में अगर इसको मैं डिसॉल्व करूंगा तो वहां पर ये जो है आपके आयोनाइज हो जाएंगे, सॉरी आयोनाइज बोलता हूँ, डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आया? तो इसलिए क्लोरीन जो है किसी के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम जो है किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ भी
अरे जनरली ये ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही मिलेगा, सोडियम के साथ डाइसोडियम के फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको तो चेंज नहीं करेगा ना। क्लोरीन में जो माइनस रहता है तो वो रहेगा ना, वैसे ही Fe में यहाँ पर माइनस है वो तो रहेगा ना। ये तो सिर्फ उसको खत्म थोड़ी किया है। अरे अमीर लोगों के आसपास ही तो गरीब लोग भटकते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पड़ोसी है, किसी अमीर का कोई गरीब पड़ोसी है तो ये मतलब नहीं कि वो भी अमीर हो जाए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसका है, उसके पास माइनस चार्ज भी है। हाँ, जब ये कंप्लीट इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो आपका वहां पर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R जो है उसके साथ ये रिएक्शन करके इसके साथ कंप्लीट एक बॉन्डिंग बनाता है एज अ लिगेंड, और एज अ लिगेंड जब ये बॉन्ड हो रहा है तो आपको भी पता होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंसीडर्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सिंपल सा बेसिक, ये क्या नाम है इसका, जूली जो है ना जो क्वेश्चन करती है ना, ये पूरा इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो एक बच्चे में क्या बोलते हैं उसको जानने का, छोटी छोटी चीजों को जानने वाला है ना, वो सब क्वेश्चन है। ये सब चीजें समझ रही है फिर भी ना, ये जितना कंफ्यूजन है अंदर में सबको दूर कर लो, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो देखो। सर मेरे को ये पूछना हाँ था हाँ हाँ। कि जैसे कि ये सोडियम 2 इसके साथ जो जुड़ा हुआ है डाइसोडियम, तो पहले से जैसे हमको यहाँ पे जैसे इसका -2 चार्ज वाला है, तो यहाँ पे पहले हम सोडियम जो दो सोडियम यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसको पहले रिमूव किए होंगे, तब यहाँ पे ये 2- हुआ है, तो इसके साथ जब रिएक्शन करा रहे ये पूछ रही थी सर। ना ना ना, देखो अब ये ऐसा थोड़ी है कि अरे ले तो रे इसका क्रिस्टल को फेंक दे और इसके क्रिस्टल को फेंक दे और दो सॉलिड को ऐसे रख दो और इनमें रिएक्शन होता है कि नहीं देख लो। भैया इनमें रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली इसको जो आप एक मीडियम प्रोवाइड कराएंगे ना। ठीक है, इसको एक सॉल्वेंट में रिएक्शन कराओगे ना, यस ये इसके साथ रिएक्शन करोगे तो ऑब्वियसली इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपका आयोनाइज हो जाता है। आई मीन आयोनाइज बोलता हूँ, डिसोसिएट हो जाता है। अब डिसोसिएट हो जाएगा तो वहां पर ये अपने आयंस में टूट गए। अब आयंस में टूटेंगे तो ऑब्वियसली ये जो आपका 2- आयन है तो उसको वहां पर उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यस सर, वही वही पूछ रही थी सर कि पहले यानी इसको हटाते हैं कि ऐसे ही भी हो सकता है रिएक्शन करके। ना अरे देखो, अब ये ऐसे है दैट इज, तुम ये बोल रहे हो कि सॉलिड है, सॉलिड के साथ तुम किसी सॉलिड को एकदम ऐसे फेंक दो तो वो रिएक्शन करेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, अरे नमक को पानी में डालना पड़ता है या फिर उसको मोल्टन स्टेट में लाना पड़ता है, तब वो तो रिएक्शन करेगा ना, क्लोराइड किसी और के साथ, सोडियम किसी और के साथ, कि ऐसी सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, नहीं सर, पहले चार्ज में। यस सर। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये तो बन गया, लेकिन अभी भी ये मेटल कार्बोनाइलेट है, दैट इज इसके पास अभी भी आयरन पर एक निगेटिव चार्ज है। तो इसका बहुत सर हाँ वॉइस कट रहा है, वॉइस कट रहा है, तेरा ही पास ज्यादा कटता है, वॉइस कट रहा है। रायपुर में भी रह के ना वॉइस कट रहा है। ठीक है, आया क्या अब? क्या बोले समझ में नहीं आया। ये सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब आया? अभी तो आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि ये जो आपका कोलमांस रिएजेंट है, वो कोलमांस रिएजेंट एक एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ करके एक एल्काइलेटेड आपका मेटल कार्बोनाइलेट बना लिया, और जैसे ही एल्काइलेटेड मेटल कार्बोनाइलेट बनाता है तो फर्दर जब ये किसी CO और फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है माइग्रेटरी इंसर्शन, और इस रिएक्शन को मैं स्पेशली आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगा क्योंकि कई रिएक्शंस में वो इन्वॉल्व होगा। माइग्रेटरी इंसर्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो एक CO होता है जो कि ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड होता है मेटल के साथ,
ठीक है, वो आपका मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच जा करके एड हो जाता है और आपका एसाइल कॉम्प्लेक्स देता है। तो जो एल्काइल कॉम्प्लेक्स था, ये देखो, ये R अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो यहाँ पर ये जो है एल्काइलेटेड आयरन है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोल दूं कि ये R जो है CO फॉर्म में ऐसे जुड़ा है और ये CO जो है अब मेटल के साथ जुड़ा है, तो ये एल्काइलेटेड ना होकर के अभी इसमें क्या जुड़ा है, एसाइल ग्रुप, तो ये एसाइलेटेड आयरन कंपाउंड होगा। तो होता क्या है, ये जो एल्काइल कॉम्प्लेक्स है वो आपका फर्दर जब आपका किसी CO या PPS3 के साथ आपका जो है रिएक्शन करता है, तो इस जो CO जो ऑलरेडी इसके साथ प्रेजेंट होता है वो अपना पोजीशन छोड़ करके इस आयरन और मेटल एल्काइल ग्रुप के पास जा करके जुड़ जाता है और ये आपका माइग्रेटरी इंसर्शन कहलाता है, जिससे एल्काइल जो है एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर हम एक लंबा चर्चा करेंगे जब हम माइग्रेटरी इंसर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना जरूरी था। तो देखो, ये आपका क्या है, RaPCO4 माइनस, वो CO के साथ जब रिएक्ट करता है फर्दर तो माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाता है। और माइग्रेटरी इंसर्शन से क्या होता है कि ये जो आपको पहले से जुड़ा हुआ कार्बोनिल है वो यहाँ पर R के साथ चले जाता है और R के साथ जब ये बीच में जुड़ जाता है तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर खाली जगह बच जाता है और उस खाली जगह पर फिर से आपका ये CO जो है इंटर करता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो आपका एक CO है वो इस R और Fe के बीच में जा करके इंसर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ CO। और चूंकि ये जो है आपका कोई CO ऐसे जुड़ा था ना, वही आपका CO जो है माइग्रेट करके अपने जगह को छोड़ करके यहाँ पर जाके जुड़ जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। और माइग्रेटरी इंसर्शन होने के कारण अपना ये जगह छोड़ दिया, तो जगह छोड़ दिया तो यहाँ पर एक CO का खाली जगह बच गया और उसी जगह पर जा करके जो दूसरा लिगेंड आया है वो लिगेंड जो है वहां पर उसके पास जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एल्काइलेटेड मेटल कार्बोनाइलेट आयन का। समझ आया क्या थोड़ा सा? तो ये कंप्लीट में इसका कैसे मतलब कैसे जाने होंगे जब दोनों कार्बोनिल लिगेंड ही है, तो कैसे पता चला होगा सर कि कैसे मतलब ये वाला कार्बन है? एग्जैक्टली मैं क्या बोला, यही तो बोला कि हम इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे। इसके लिए 3 मैकेनिज्म प्रोवाइड किए गए हैं कि तीनों मैकेनिज्म देखा गया कि हाँ, यहाँ का CO गया होगा तो ये मिला, यहाँ का CO डायरेक्ट इंसर्शन हुआ होगा तो ऐसे हुआ होगा, तो फिर उनका एक कुछ एविडेंस दिए होंगे कि ये वाला ज्यादा फेवर कर रहा है, ये वाला ज्यादा फेवर कर रहा है। तो जब कंक्लूड किए तो ये पाया गया कि जो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड CO होता है वही आपका जो है वहां पर ऐड होता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको आगे बताऊंगा कि ट्रांस वाला CO ऐड होता है या सिस वाला CO ऐड होता है। तो इसके ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर हमको एक लेक्चर रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि एक्चुअल माइग्रेटरी इंसर्शन होता क्यों है, कौन सा CO जाता है, कैसे जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अच्छी बात क्या है, इसमें से CSIR में पहले भी क्वेश्चन आ गए हैं और आज भी आते हैं यहाँ से, तो इसमें मैं लंबा चौड़ा लेक्चर रखूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी समझ आया कि माइग्रेटरी इंसर्शन का मतलब एक्चुअल क्या है? यस सर। ठीक है सर, माइग्रेटरी इंसर्शन उसी कॉम्प्लेक्स में होता है क्या जिसमें एल्काइल होता है? मतलब एल्काइल होना जरूरी है? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो, ये जो है आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है जिसमें एल्काइल जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ कारण होंगे ना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में ये बोला गया कि एल्काइलेटेड जो है आपका एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। जो ऑब्जर्व हो रहा है ये, तो वो जो ऑब्जर्व प्रोडक्ट है उसमें एसाइल ग्रुप मिला था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी एसाइल ग्रुप नहीं है। तो ये हुआ तब, जहाँ पर हुआ तभी होगा जब आपका एल्काइल ग्रुप है वहां पर आपका CO का इंसर्शन हुआ होगा। हाँ, अब इतना अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो सिर्फ R होगा तभी होगा या हाइड्रोजन होगा या और कुछ होगा तो वहां पर इंसर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझे। अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर, मैं आपको कंफर्मली नहीं बता सकता कि यहाँ पर R है तभी होगा या और कुछ नहीं होगा तो होगा ही नहीं।
हाँ, लेकिन जब R होगा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जनरली Yes, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि ये जब R रहता है तभी ये रिएक्शन होता है। ठीक है, yes. चलो अब बात करते हैं हमारे पूरे इस कंक्लूड करते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले बताओ, अगर ये RaCO4 माइनस रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर जब CO आएगा तो ऑब्वियसली क्या बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है, माइग्रेटरी FeCO4 माइनस। बिल्कुल, तो यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा और माइग्रेटरी इंसर्शन होते ही खाली जगह बचेगा और उस खाली जगह में CO जुड़ जाएगा और माइनस चार्ज की जगह में माइनस चार्ज है। तो हुआ कुछ नहीं है, ये R एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अभी भी एसाइल जो है एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ भी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है फॉलो करता है, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर PPS3 रिएक्शन करता है तो PPS3 के साथ भी ये आपका माइग्रेटरी इंसर्शन शो होता है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का एविडेंस देता है कि ये CO जो है वही माइग्रेट होकर के R के पास जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट इंसर्शन होता R और Fe के बीच में CO का, तो वहाँ पर R और Fe के बीच में PPS3 को जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर PPS3 जो है डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड रहता है इसके साथ Fe के साथ, और वहाँ पर ये एल्काइल जो है एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइग्रेट कौन होने की टेंडेंसी रखता है, जो खुद कोऑर्डिनेटेड पहले से कोऑर्डिनेटेड CO है वही वहाँ पर माइग्रेट होने की टेंडेंसी रख रहा है। क्लियर है? तो ये दो रिएक्शन जो है माइग्रेटरी इंसर्शन में जनरली डिस्कस किए जाते हैं, और ये रिएक्शन ये आपका RaCO4 माइनस जब रिएक्शन करता है कार्बोनिल के साथ और आपके फास्फीन के साथ, तो ये रिएक्शन ऑब्जर्व होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, तो देखो अब आपकी बारी की क्या बनने वाला है, FeCO4 माइनस अगर RH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा भाई, RFeCO4 तो अल्टीमेटली ये R जो है यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा और एक माइनस यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये बनने वाला है। बन गया क्या? अब ये जो है अगर हाई प्रेशर में CO के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर दैट इज माइग्रेटरी इंसर्शन, कार्बोनिल का जो है कंसंट्रेशन हाई होगा, हाई प्रेशर दैट इज, तो यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन से ये एल्काइल ग्रुप एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और एसाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते ही ये जो है आपका एसाइलेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ये लीजिए ये बनेगा क्या? तो तो इतना सब करने की क्या जरूरत है, ये इस स्टेप से यहाँ तक ये ऑब्जर्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं था, RH के साथ रिएक्शन कराए थे उसी को आप RCOX दैट इज एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देते तो आपका ये हो जाता है, इसका ये प्लस चार्ज होता है और इसके साथ ये जुड़ जाता है। समझ आया कि जैसे कि देख लो ये, यस सर, ये तो इस डायरेक्ट इस ग्रुप को जोड़ देना था, तो अगर डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन होता तो ये बनता, और इसके साथ रिएक्शन ना होकर के वो अगर आप मल्टीपल स्टेप्स में इन्वॉल्व करे तो वो पहले ये बनवाएगा फिर ये बनवाएगा फिर आपसे ये ऑब्जर्व करवाएगा, आई मीन जो है आपका एसाइलेटेड मेटल कार्बोनाइलेट फॉर्म करवाएगा। अब बात करते हैं कि आगे रिएक्शन कैसे बढ़ती है, तो यहाँ पर देखो जब इसके साथ H रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइनस है तो ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करेगा, O2 के प्रेजेंस में H जुड़ेगा तो क्या होगा, RH जुड़ेगा तो क्या होगा और H2 जुड़ेगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका H प्लस जब जुड़ता है तो ये एल्डिहाइड क्रिएट करता है, यहाँ से RCHO बनाता है और यही मेटल कार्बोनाइलेट जो है इसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। जब O2 के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन कराया जाता है एसिडिक मीडियम का तो वहाँ पर आपका एसिड मिलता है, एसिडिक एसिड, और जब ये RH जुड़ जाएगा तो ये आपका कीटोन बना लेगा और जब H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली ये RCOX बनाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका इतना सिंथेटिक एप्लीकेशन है कि इस मेटल कार्बोनाइलेट खासकर जो आपका कोलमांस रिएजेंट है वो आपके एल्डिहाइड बनाने में भी इन्वॉल्व हो रहा है, एसिटिक एसिड बनाने में भी इन्वॉल्व हो रहा है, कीटोन बनाने में भी इन्वॉल्व हो रहा है और एसिड
हाईलाइट बनाने में भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत सारे इसके क्या है सिंथेटिक एप्लीकेशन है। और अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये एसिड हाईलाइट बनाता है तो यहाँ पर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करके स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हट गया। क्या चीज? स्क्रीन हट गया। स्क्रीन हट गया? स्क्रीन तो चल रहा है वीडियो वाले दिख तो रहा है। सब। हाँ कई कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बाकी सबको दिख रहा है। ठीक है, आप इस अपना जो है ना उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, आप मुझे तो दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा। तो देखो यहाँ पर इसको फर्दर जब मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहाँ पर ये जो है आपका H2O के प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और RH के प्रेजेंस में आपका एस्टर बना देगा। तो देखिए यहाँ पर ये इसका कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशन था कोलमास रिएजेंट का। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार, कई स्टेप में इसको बीच में इंक्लूड कर दिया जाता है, कई बार इसको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली और माइग्रेटरी इंसर्शन से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट आयन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। ठीक है, आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ डाउट